प्रस्तुत है हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन। गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन जो अवसर साहित्य ध्वनि पत्रिका के पेज पर भी दिखलाई गई है और आज यूट्यूब पर भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि यूट्यूब के दर्शक भी इसका से लाभ प्राप्त कर सकें। यदि हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सुधा पांडे जी, प्रभारी है डॉक्टर अनुज प्रभात और प्रस्तुति एवं संयोजक सिद्धेश्वर। जैसे आपकी अनुमति हो अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें अवश्य देंगे और साथ ही साथ आप कृपया हमारे चैनल को लाइक भी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज कभी कभी हम लोग बाल साहित्य सप्ताह कर लेते हैं और उसके साथ बाल साहित्य सम्मेलन कर लेते हैं ताकि बाल साहित्य को भी हम लोग स्पर्श कर सकें, ठीक है ना। और यह संजोग था कि जैसे हर लोग बोले कि सप्ताह में हर सप्ताह हम लोग नई नई विधा को लेके आए। जैसे पहले आते थे 15 दिन वाला लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, बहुत कह रहे थे गैपिंग हो जा रहा है। तो हम लोग ने तय किया कि चाहे 5 ही लोग हो, 10 ही लोग हो, जितने लोग हो, तो हम लोग हर सप्ताह ही मिलने की कोशिश करेंगे संडे को आधा एक घंटा के लिए। तो आज उसी नियम के तहत हम इस सप्ताह हम बाल साहित्य सप्ताह रखे थे। और जैसा आपको पता है कि हम एक अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और आप लोग सभी आमंत्रित रहते हैं जो सहज रूप से स्वीकार कर ले। हालांकि अध्यक्ष का पद संभालना बहुत कठिन कार्य होता है, उसमें सबकी रचनाएं पढ़नी होती है, उस पर टिप्पणी देनी होती है। तो हर लोग जल्दी तैयार होते भी नहीं है। जो लोग तैयार होते हैं निश्चित तौर पर वे जिस तरह सामाजिक सेवा लोग करते हैं वो साहित्य सेवा करते हैं और इस तरह लोगों को आना चाहिए। तो हम इंतजार ही कर रहे थे। इस बीच सुधा पांडे जी जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, पहले विदेश में थी, हाल में ही लौटी हैं और हमने तुरंत उनको कार्यभार दिया और उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया। इसके लिए हम सबसे पहले सुधा पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं संस्था की ओर से और आप सबकी ओर से। उन्होंने सबकी रचनाओं को पढ़ा है बड़ी मेहनत से और उसके बाद टिप्पणियां भी बहुत अच्छी टिप्पणी भी वो बहुत अच्छी। यही खासियत एक होता है कि जैसे भार दे दीजिए तो एक आदमी भार समझ के लेता है और सोचता है कि इसको किसी, चूंकि हम लोग तो किसी को भुगतान करते नहीं इस मेहनत के बदले में, तो क्यों कोई जल्दी आएगा। लेकिन जो लोग आते हैं बिना निस्वार्थ भाव से, जैसे मैं निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मुझे तो इसमें कोई आमदनी है नहीं, मेरी बस एक उद्देश्य है कि हम साहित्य सेवा कर सके। नए और पुराने दो रचनाकारों को एक मंच पर लाके हम लोग आत्मिक सुख मिलती है, आर्थिक सुख नहीं, आत्मिक सुख। आत्मिक सुख अब बहुत कम लोगों को पसंद है, तो सुधा पांडे जी उनमें आती हैं कि जो आत्मिक सुख के लिए बहुत कुछ करती हैं। पैसा तो कहीं से मिल सकता है, आत्मिक सुख जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए थी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सुधा पांडे जी चूँकि लगभग हर विधाओं में लिख रही है, मुझे नहीं मालूम था कि वो बाल साहित्य भी लिखती हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो बाल साहित्य भी लिख रही हैं, उनकी पुस्तक भी आई है। तब हमने उन्हें कहा कि आप अध्यक्षता का पद स्वीकार कीजिए। हमारे आज प्रभारी रहे हैं डॉक्टर अनुज प्रभात, जो कि कहानी लिखते रहे हैं। तो बाल कथा बाल कविता लगभग उसी से संदर्भित नज़दीक की विधा है। तो हमने उनको, हालांकि ऋचा वर्मा को संभालना था लेकिन वो बीच में नहीं आ सकी, पता नहीं क्या व्यवस्था है। तो हम आप सबको धन्यवाद देते हुए सुधा पांडे जी के बारे में थोड़ी सी बतला दे कि वे 31 अप्रैल को जन्म ली हैं। हालांकि ईस्वी नहीं लिखी है, सोचती हो कि कोई पता नहीं लगा सके हम लोग है। बहुत लोग नहीं लिख पाते कि भाई बहुत छोटे नहीं है ना बहुत बुजुर्ग है। हाँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन 31 अप्रैल को आप जन्म ली हैं और 2 विषय में आपने एमए किया है, हिंदी और शिक्षा। आप शिक्षिका रही हैं, समाज सेविका, कई साहित्य मंचों से आपका सक्रिय सहयोग रहा है और आपका पटना में निवास है। आप विदेश भी जाते हैं, वहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आपकी अनुमति से हम आरंभ करना चाहेंगे। मंच को नमस्कार है और आप सबों को नमन करती हूँ। और मैं
नंद जी से माफी चाहूंगी कि मैंने उनके नाम को गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, कोई तो हो जाता है। क्योंकि नंद किशोर ज्यादा सुनने को मिलता है, तो मैंने वही बात है कि ज्यादा नंद कुमार बहुत कम नाम मिलता है, नंद किशोर अधिक कम मिलता है, इसलिए अपने निकटस्थ मित्र भी जो है वो कभी कहने पर हुए थे कह देते हैं, लिख देते हैं। आपसे। और वो तो होता मैं है। अभी बाकी कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो हो जाता है। वैसे मैं अभी 6 महीने से लंदन में थी अपने बच्चों के पास, और अभी 2-4 दिन ही हुआ है लौटे हुए मुझे। जी मैं पूरी तरह से अभी अपने को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रात और दिन का फर्क रहता है वहां जी से। जी चलिए, और जब सिद्धेश्वर जी धीरे धीरे ने हमसे कहा कि आपको मैं अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, तो मैं सहर्ष स्वीकार कर ली उसे, क्योंकि जब साहित्य से आप जुड़े हैं तो उस समय थकान भी दूर हो जाती है जब हम साहित्य की सेवा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहूँगा कि नंद किशोर जी कविता लिखते हैं, तो आप भी आइए, अध्यक्ष की भूमिका निभाइए, और हम लोग की खुशी होगी। इसमें यह कोई ऐसा थोड़ी कोई परेशानी नहीं है, इसमें बस एक प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि सुझाव देना है। उसमें मैं पूरी तरह थोड़ा एब्सेंट माइंडेड नहीं, स्वेच्छा से जो आना चाहे। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक ध्यान कहीं से इधर उधर चला जाता है। थोड़ी देर पहले ये सुनना था, यहाँ वहां पर आ जाता हूँ। जी जी पूरी तरह वो बात सुनना और उसको सुन के उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना थोड़ा कठिन कार्य जरूर है। जैसे कि आज ये कठिन कार्य आज सुधा पांडे जी करेंगी, हम लोग की रचनाओं को सुनेंगी, और उनकी भी हम 2 रचनाओं को सुनेंगे, उसके बाद अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। तो करना ही होगा। देखिए, बाल साहित्य अब पहले की तरह सिर्फ चंदा मामा और खरगोश और तितली इस पर नहीं है। उस माध्यम से हम जरूर लिखते हैं, लेकिन बहुत नए संदर्भ बाल साहित्य में आते जा रहे हैं। अब जैसे सुधा जी लिखी है, तो बाल कथा के रूप में उन्होंने क्या लिखा हो तो अभी प्रस्तुत करेंगी। तो हम हमने बच्चों को ये बताना चाहा है कि आज जो नए उपकरण हमारे जीवन में आ रहे हैं, जी उनका पहले कहीं भी स्थान नहीं था जब हम उनके उम्र में थे। आज नई नई चीजें आ गई हैं और बच्चे उनका उपयोग कर रहे हैं और अपने बचपन को भूलते जा रहे हैं। उनका बचपना खत्म हो रहा है, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर छोटे बच्चे को खाना भी खिलाना है तो माँ बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाती है, और बच्चे खुश हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि मेरे मुंह में खाना जा रहा है कि क्या जा रहा है, उनका ध्यान तो मोबाइल पे रहता है। जी तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ संदेश मिले और बच्चे थोड़ा सा मोबाइल से हटे रहें, ताकि हम अपने दिमाग से भी कुछ सृजन करें। बाल साहित्य मोबाइल जो बोलता है उसका नकल बच्चा करता है। बाल साहित्य की यही उपयोगिता भी है कि आज बाल साहित्य के माध्यम से हम यह संदेश दे सके। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारे रचनाकार हैं जो कविता कहानी लोक कथा लिखते रहे हैं, वो बाल साहित्य की ओर भी मुड़ गए हैं, और बहुत सारी कविताएं कहानियां आज लिखी जा रही है, बच्चों की कहानियां कविताएं लिखी जा रही है। यही वजह है कि हमारे मंच पर इस बार ढेर सारे रचनाकार जुड़े, और उन्होंने अपनी रचनाओं को हमारे पास भेजा। इस बार सप्ताह भर जो उन्होंने भेजा है ऑनलाइन हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन में, बाल कविता और बाल कहानी दोनों, उनमें जो प्रमुख नाम है वे हैं विज्ञान व्रत तो अभी तुरंत एक कविता भेजे, इतनी सुंदर कविता, इतनी बढ़िया कविता उन्होंने लिख के भेजा है, जबकि वे बहुत अच्छे शायर हैं, गजलकार हैं, लेकिन बाल साहित्य भी उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। सुधा पांडे जी, अलका जैन, सिद्धेश्वर, राज प्रियारानी, पुष्प पाठक नंद मिश्रा जी, अनीता पांडे, सुनीता जागृति, पुष्पा पांडे, सुषमा सिंह, प्रभात कुमार धवन, मनीष कुमार घनश्याम, जफर मेहंदी जाफरी, अनीता मिश्रा सिद्धि, निर्मला कर्ण, अलका जैन, ये इंदु उपाध्याय, और अनीता रश्मि, मीनाक्षी मीणा, सुषमा सिन्हा, ये सारे लोग इस सप्ताह अपनी कविताओं को भेजा। अच्छा लगा, और उस पर टिप्पणी हमारी अध्यक्ष महोदय सुधा पांडे ने दिया। बहुत गंभीरता से उन्होंने कुछ रचनाओं का चयन भी किया था, जिसके तो उसमें अगली बार से नाम भी देंगे, तो मुझे लगता है उसके नाम के साथ पढ़ें तो अच्छा लगेगा। तो अब हम इस कार्यक्रम को इस तरह से आरंभ करते हुए, सबसे पहले हम अपनी अन्य गोष्ठियों की तरह नहीं कि अध्यक्ष सबसे अंत में पढ़ेंगे, हमारी गोष्ठी में सबसे पहले
अध्यक्ष की रचना हम सुनते हैं, प्रमुखता रहती है। तो हम चाहें कि अध्यक्ष हमारी आज की सुधा पांडे जी हैं, वे अपनी 2 बाल रचनाएँ प्रस्तुत करेंगी और उस पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी डॉक्टर अनुज प्रभा जी देंगे। सुधा पांडे जी। जी, मैं अपनी लघु कथा सामने में रखती हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहली लघु कथा है अब मोबाइल। आप ये सोच के एकदम पढ़िए कि हम लोग मंच पर आसीन है 2 4 5 6 लोग, लेकिन आपको फेसबुक पर सारे लोग देख रहे हैं। देखिए लिंक दिया हुआ फेसबुक पर। अभी एक और आदमी जुड़े हैं, जुड़ने दीजिए, पर जोड़ लेते हैं। ऋचा वर्मा जी जुड़ गई हैं। चलिए ठीक है। मेरी लघु कथा अब है हाँ और तो मोबाइल। हाँ नहीं तो मैं कह रहा था कि हम लोग यहाँ 6-7 लोग हैं, लेकिन आपको फेसबुक के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं। अभी फेसबुक पे देखिए कई लोग जुड़े हुए हैं। सेवा सदन मनोज हैं, और ई प्रेरणा मिश्रा जी हैं, कौशलेश्वर पांडे जी हैं। काफ़ी अच्छे साहित्यकार फेसबुक पे भी आपको देख रहे हैं। तो ये मंच में हम लोग जो मंच पर है वो पढ़ने वाले हैं, और देखने सुनने वाले हमारे फेसबुक पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी देखेंगे। तो इस विश्वास के साथ हम अपनी रचनाओं को सुधा पांडे जी को हमने आमंत्रित किया था, वे अपनी 2 रचनाओं का पाठ करेंगे। मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ अपनी लघु कथा। जी स्वागत है। लघु कथा का नाम है मोबाइल। एक गांव में अनुज अपने दादाजी के साथ बैठा था। मोबाइल फोन छू रहा था और उसे चला भी रहा था। दादाजी से बोला, दादाजी, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, क्या आप अपने जब छोटे थे तो मोबाइल चलाते थे? दादाजी, मोबाइल फोन का सफर के विषय में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मोबाइल का सफर बहुत ही रोचक है। पहले मोबाइल फोन बड़ा और भारी होता था। उसका उपयोग बात करने के लिए करते थे। चार्ज करने में समय लगता था। अब मोबाइल फोन छोटे, हल्के और अधिक उपयोगी हो गए और तकनीकी एडवांस हो गया है। टेक्स्ट मैसेज, फोटो, एसएमएस भी भेज सकते हैं। नेटवर्क भी सीमित था। अब स्मार्टफोन आ गया है। अच्छी कंपनी भी आ गई है। अब एप्स, ईमेल, गेम्स, पेमेंट, बैंक, रेलवे, हवाई जहाज की बुकिंग हो जाती है और मैसेज भी भेजे जाते हैं। बहुत दूर बैठकर वीडियो से इस तरह बात करते हैं जैसे सामने बैठे हो। अब तो कोरोना काल ने पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सामान मंगवाना ऑनलाइन सभी घर बैठे कर सकते हैं। आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। देश विदेश की सूचना क्षण भर में मिल जाती है। अनुज अपने दादाजी की बातें ध्यान से सुनने और समझने लगा। मित्रों के साथ खेलता, मिलता और जब जरूरी होता तभी मोबाइल फोन का उपयोग करता। दादाजी की बातों का उन पे बहुत ही असर हुआ। दादाजी को प्यार किया और कहा, आपकी जानकारी से मुझे बहुत शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। ये मेरी पहली लघु कथा थी। जी जी। और है रोबोट। रोबोट मशीन है, लेकिन मानव की तरह काम करता है। रोबोट का जब आविष्कार हुआ, मशीन से प्रेरित होकर मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाया। पहले छोटे छोटे काम रोबोट करते थे, अब बड़े बड़े कामों को भी कर लेते हैं। अब हर क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया है। अब स्वास्थ्य में भी साथ देता है, रोगियों का चिकित्सक भी बन गया है। अब यह खेती में भी काम करता है, अंतरिक्ष में भी रोबोट काम करता है और रोबोट ने एक नई क्रांति छेड़ दी है। मानव संग मिलकर चलता है। रोबोट अनोखी शुरुआत है दुनिया को नई दिशा दिखाने में। धन्यवाद। ये मेरी दूसरी लघु कथा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। और जैसा कि ऋचा वर्मा के अनुपस्थिति में अनुज प्रभा को हमने प्रभारी बनाया, तो अब अनुज प्रभा जी से निवेदन है कि अभी जो सुधा पांडे जी ने रचना पढ़ा है उस पर आप अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
कि बाल कथा के रूप में इनकी जो ये मोबाइल के विषय में हम कहना चाहेंगे, इन्होंने 2 पात्रों के माध्यम से, दादा और पोते के माध्यम से मोबाइल की विशेषता के विषय में एक जानकारी उपलब्ध कराई और उसका जो उपयोग किस प्रकार होता है ये भी बताया गया। साथ ही इसमें एक संदेश भी दिया गया जो मोबाइल का प्रयोग अधिक न करके जरूरत के अनुसार ही किया जाए। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज बच्चे जो है हर दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जिस कारण जो है अच्छी बात नहीं है, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी इनकी रचना थी रोबोट। रोबोट के विषय में इन्होंने जो कहा वह पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक आज रोबोट की विशेष माने उपयोगिता बन गई है, और यहाँ तक कि मनुष्य की जगह पर रोबोट काम करने लगा है, चाहे किसी भी माध्यम से हो उस पर लोग निर्भर होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में, अमेरिका वगैरह में रोबोट का प्रचलन बहुत अधिक हो गया है, जिस कारण जो है ये मनुष्य का जो है कार्य वह रोबोट पर निर्भर हो गया है। ये बहुत बड़ी बात एक संदेश के रूप में हमारे बच्चों के बीच के, हम लोगों के बीच भी रखी गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी दोनों रचनाएं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज प्रभा जी, आप भी त्वरित समीक्षा दिया। एक कथाकार लेखक होने के बावजूद आपने बाल रचनाओं पर इतनी अच्छी टिप्पणी दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अच्छा म्यूट ओ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज प्रभा जी, आपने त्वरित समीक्षा दिया, और त्वरित समीक्षा देना निश्चित तौर पर बड़ा कठिन काम है। और आप एक सशक्त कथाकार और लेखक होने के बावजूद आपने बाल रचना पर इतनी अच्छी टिप्पणी दिया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी बगल में शादी हो रहा, हो सकता है शादी की आवाज़ भी आपके यहाँ जा रही होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और आज रचनाकार थोड़ा कम है, तो मैं समझता हूँ कि 2-2 रचनाओं का पाठ हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके पहले हम चाहेंगे कि एक और कहानी हो जाए। मुझे लगता नहीं कि और कोई कहानी पढ़ेंगे, तो उस पर अब सुधा पांडे जी अध्यक्ष टिप्पणी देंगी, तो यदि उनका इजाज़त हो तो मैं एक बाल कहानी रखना चाहूँगा। मैं अपनी रचनाएं पढ़ता कम हूँ, लेकिन बाल साहित्य कैसे लिखी जा सकती है, बाल कहानियाँ कैसे हो सकती है, इस पर शायद कुछ बात सामने आ सके। तो सुधा पांडे जी यदि अनुमति दे तो मैं एक बाल कहानी आपके सामने रखूँ। जी जी, आप अपनी कहानी शुरू करें। बिल्कुल, हाल की एक कहानी लिखी हुई है, चीकू खरगोश की अंतरिक्ष यात्रा। मुझे लगता है कि इस बाल कहानी से पता चल जाए कि आप कहानियाँ पहले कैसे लिखी जाती थी, आप बाल कहानियाँ किस तरह लिखी जा सकती है। एक स्वरूप हमने रखने का प्रयास किया है। शीर्षक है चीकू खरगोश की अंतरिक्ष यात्रा। एक दिन सुबह सुबह चीकू खरगोश अपने बिल के बाहर बैठा सूरज की किरणों में ऊँघ रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पास पिंजरे में रहने वाला तोता अपने पंख फड़फड़ा रहा है। चीकू ने कहा, तोते बहना, तुम कितनी किस्मत वाली हो, आसमान में उड़ सकती हो, मैं तो बस जमीन पर कूद सकता हूँ। तोता बोला, हर किसी की अपनी दुनिया होती है चीकू भैया, तुम्हारी दुनिया हरी भरी घास और ताजे गाजर मूली से भरी है, और मेरी दुनिया आसमान में फैली है। यह बात सुनकर चीकू चुप हो गया, पर उसी रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। वहाँ लाल लाल मिट्टी थी, हवा ठंडी थी, और उसके चारों ओर मूली के ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे थे। वह पूरे मंगल ग्रह पर आज़ादी से दौड़ लगा रहा था, ना कोई शिकारी, ना कोई डर, बस वह और उसकी मर्जी। सपना टूटा तो चीकू ने लंबी सांस ली, काश मैं सचमुच मंगल ग्रह का जा पाता। उसकी उदासी देखकर तोते ने पूछा, क्या हुआ चीकू भैया, इतने मायूस क्यों हो? चीकू ने कहा, तोते बहना, मैंने सपना देखा है कि मैं मंगल ग्रह पर था, वहाँ न डर था न शिकारी, बस मूली के पेड़ थे और मैं। तोता हंसा, सपने में सब कुछ अच्छा लगता है समझे, लेकिन मंगल ग्रह पर न हवा है न पानी, वहाँ कोई जीव भी नहीं रहता, वरना मैं वहाँ उड़कर कब के पहुँच जाती। चीकू ने दृढ़ निश्चय से कहा, तोते बहना, मैं एक दिन मंगल ग्रह सच में जाकर देखूंगा। जब इंसान जा सकते हैं तब मैं क्यों नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तोता मुस्कुराया, भैया तुम्हारे सपनों की उड़ान बहुत बड़ी है, पर याद रखना, वहाँ जहाँ जीवन है
वही असली संसार है। लेकिन चीकू ने उसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद चीकू ने देखा कि गांव के बाहर एक वैज्ञानिक बड़ा सा रॉकेट तैयार कर रहा है। गांव वाले कहते थे यह रॉकेट मंगल ग्रह पर जाने वाला है। यह सुनकर चीकू का मन मचल उठा। वह चुपके वैज्ञानिक के घर के पास रहने लगा। रात में जब वैज्ञानिक रॉकेट पर सवार हुआ तो चीकू भी उसकी नज़र से बचाते हुए धीरे धीरे यान पर चढ़ गया। रॉकेट गरजता हुआ अंतरिक्ष में उड़ चला। खिड़की से बाहर झांकते हुए चीकू ने देखा धरती अब एक नीली गेंद की तरह छोटी दिख रही थी। जब रॉकेट मंगल ग्रह पर उतरा तो चीकू ने सावधानी से बाहर झांका। वहाँ लाल रंग की मिट्टी थी, चारों ओर धूल उड़ रही थी। उसने देखा कि वैज्ञानिक ऑक्सीजन मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन वह बिना किसी मास्क के भी सांस ले पाया। वह खुश होकर कूदा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। फिर वह उछलता कूदता दूर तक निकल गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ ना कोई पेड़ था, ना घास, ना पानी। उसने सोचा था कि मूली के पेड़ होंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं था। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास सताने लगी। वह थका लौट कर यान के पास आया और वैज्ञानिकों द्वारा रखे पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने आसमान की ओर देखा। सपनों में सब कुछ आसान लगता है, पर सच्चाई उतनी ही कठिन होती है। अब उसे अपना जंगल याद आने लगा। हरे भरे पेड़, झरनों की कलकल, मित्र गिलहरी और तोता बहना। वह सोचने लगा, वहाँ डर था पर जीवन भी था। यहाँ ना डर है न जीवन का एहसास। जब यान धरती को लौटा तो चीकू बहुत खुश हुआ। धरती की हरी छटा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। धरती पर लौटते ही वह भागता हुआ तोते के पास पहुंचा और बोला, तोते बहना, मैं मंगल ग्रह घूम आया। वहाँ शांति तो है पर खुशी नहीं, जीवन तो है पर जीवंतता नहीं। हम एक दूसरे के बिना खुशी और चैन से रह भी नहीं सकते। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा भैया, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यह सुनकर चीकू खरगोश उछलते हुए गाने लगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उस दिन से चीकू ने कभी भी अपनी धरती, अपने जंगल, अपने दोस्तों की कद्र करना नहीं छोड़ा। धरती ही हमारी सच्ची गृह है। जहाँ प्रेम है, प्रकृति है, वहीं जीवन है। ये मेरी हाल में लिखी हुई मतलब लगता है पिछले सप्ताह हमने यह बाल कहानी लिखा था। अब कैसी है यह तो हमारी अध्यक्ष महोदय बतलाएंगी, निष्पक्ष टिप्पणी देंगी। आपने अभी अपनी बाल कहानी पढ़ी जिसमें एक तोता और एक चीकू है। तोता तो अपने में मगन है, लेकिन चीकू बहुत सारे सपने को लेकर जी रहा है। वो अंतरिक्ष तक जाने की कोशिश कर रहा है और घूम कर भी आया, और उसे धरती और आसमान अंतरिक्ष में क्या फर्क है उसको उसने अपने शब्दों में बताया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसकी जहाँ जगह होती है वहीं उसे सुकून मिलता है। इस कहानी के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगी कि जहाँ पे इज्जत हो, प्यार हो, शांति हो, वहीं आदमी को रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुरंत राजप्रिया रानी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हालांकि मेरी बाल कहानी के बाद जुड़ी है, फिर भी उनको धन्यवाद कि वो पहुँची है। अपना चेहरा जरा ऊपर कीजिए, आपका चेहरा कट रहा है। राजप्रिया रानी जी, आपका चेहरा का तनाव ऊपर कीजिए, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। बस बस बस, ठीक है, थैंक यू। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अपनी कहानी के बाद रचनाकार कम थे, इसलिए मैं बाल कहानी पहले पढ़ने की कोशिश किया। और अब हम सबसे पहले आज हमारे मंच पर जुड़े थे नंद कुमार मिश्रा जी। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले नंद कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। देखते कि वो कौन सी रचना लेकर आए हैं। कृपया अपनी रचना का पाठ करें नंद कुमार मिश्रा जी। धन्यवाद। और आज जो रचनाएं भेजी गई है उन्हीं में से कुछ पढ़ना है या अतिरिक्त भी पढ़ा जा सकता है? आप स्वतंत्र है, कुछ भी पढ़ सकते हैं जी। तो अच्छा, एक बाल लघु कथा है, लेकिन वो भोजपुरी में है। समय कम ही लगेगा, अगर अनुमति हो तो उसको पढ़ दूं। और उसका अगर बाल रचना है तब पढ़िए जी, बच्चों की रचना हो तब पढ़ सकते हैं। हाँ,
बच्चों के लायक ही है, हाँ तो बच्चों की रचना ही है। अध्यक्ष जी जैसा चाहेंगी अनुमति देंगी। जी सर, पढ़े आप अपनी लघु कथा पढ़े। अब हालांकि वो भोजपुरी में है, इसलिए कि वो समझ में आ कोहड़ा और बकरी के बीच में बातचीत है, तो वो चलिए, भी लगता है कि जानवर और सब्जी की ही बात चल। हाँ, तो वही वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो आदि कवि के धरती पर भोजपुरी भाषी भैंसा लोटन में एगो घर पर, मटरू के घर पर, द्वार पर, छमड़ा पर और छानी पर कोहड़ा पसरल रहे। ओकरा तिहे बकरी एगो बांधल रहे, वो ओकरा खूंटा में बांधल रहे, या तो छमड़ा लगे चाहे द्वार पर वाला दलान पर के पाया में। ओकरा बाद ई बकरी या कोहड़ा के अपन आपस में कुछ न कुछ साथ रहे के चलते बातचीत होए लागल। आ ऊ कहलक आ बकरी अपन आदत के हिसाब से ओकर पता नोच लेवे, कुछ खा जाए ई करके। कोहड़ा कहलक है देख बकरी, हम आ तू यही जन बानी, यही मालिक के घरे बानी। यहाँ एक जगह रहता नहीं तो अब हमनी के दुश्मनी रखी, ई तो ठीक बात नहीं है। आ तू कम से कम इतना इकर बाकी जहाँ चरे ला चरी है, लेकिन हमर पता तो मत मुचल कर, हमरा नुकसान मत पहुँचाओ। ऐसे कि यही चमड़ा के या यही छानी के नीचे हमनी के रहता नहीं ते करे थी में। तो कहलक हाँ ठीक बाटे, कोनो बात नहीं है, जब समय रहे के 24 घंटा तो रह जाइए। तू नौकन रह लगल। चलत चलत कोहड़ा, लेकिन आदत सार बकरी वो कोई नया पत्ती निकले ओकरा टूक देवे, लोन देलक। तो ये फिर कोहड़ा बोल देख फिर तू गड़बड़ करता है, तब क्या गलती हो गई। हाँ आदत लागल बेटे, छूटते छूटते छूटी। ऐसे ही करके खुद ही एक एक दो पत्ता खात रहे। होत होत लती ऊपर बढ़त बढ़त झमड़ा पर पहुंच गई। ऊपर कोहड़ा अब इनका पावल ना जाए, पत्ता तो नीचा वाला सब टूट गए, अब पावल ना जाए लफ का कोशिश करत रही बकरी रानी अपन चलत, लेकिन भइल ना। लेकिन कोहड़ा जब ऊपर से खूब लम्हर हो गई तो ई बकरी एक बेर फिर लालच भइल। तो कहलक अच्छा अब तो ऊपर बड़े देखिए नानू, तो कह के लत्ती खींचे खातिर अपन अगला पैर बढ़ा के ओकरा बाद लत्ती खींचलक। तो ओकर बाद कोहड़ा ऊपर से डगरत आके बकरिया के पीठ पर गिरल लत पे। उ जे गिरल बहुत जोर से आवाज भइल आ ओकरा बकरी के तकलीफ आ गई। बकरिया कहतिया मैं, तो ओकरा बाद कोहड़वा रहल ऊपर से उ बोलता आ सब तो कहले है ते। भोजपुरी में तुमको ते कहा जाता है, मैथिली में है तो तुम कह देंगे, हिंदी में तू या तुम। तो वही वो मैं के तुक मिलाने के लिए ते कहना था, इसलिए इसको भोजपुरी में कहा। बात तो समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मैंने जो कहना थी। तो यही एक लघु कथा बतौर। आप कविता भी लिखे हैं क्या? जी कविता भी लिखे हैं क्या बच्चों पर? हाँ कविता तो लाया हूँ। एक बच्चों की कविता भी सुना दीजिए। रचनाकार कम है, हम दो रचनाएं सबसे सुनेंगे। जी हाँ जी धन्यवाद। तो एक गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना थी, देशेर माटी देशेर जल, देशेर बतास देशेर फल। तो उसी भाव पर उसका समझिए कि उसका भाव अनुवाद किया है, बच्चों के लायक ही है। तो उसे अगर अनुमति हो तो, मैंने मूल भाव तो उनका है, लेकिन भाव अनुवाद करने से कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। मैंने उनके भाव को अपने रूप शब्द में व्यक्त कर दिया है। चले, आपने ईमानदारी से सब चीज बतला दिया, पढ़िए जी। तो भारतवर्ष हमारा प्यारा, भारत देश जगत से न्यारा, सब साधन से युक्त हो भगवन, देश हमारा प्यारा। मेरे देश की भूमि मधुर हो और मधुर हो जल,
मधुर हो फल, मेरे देश की वायु मधुर हो, मीठे हो सब फल, बहती रहे यहाँ पर भगवन सदा मधुरता धारा, सब साधन से युक्त हो भगवन, मधुमय देश हमारा, मेरे देश में पूर्ण सदन हो, क्रय विक्रय स्थान, और पूर्ण सब रहे सदा ही, वन उपवन मैदान, कल कल चल छल सतत प्रवाहित रहे पूर्णता धारा, सब साधन से रहे समुन्नत, मधुमय देश हमारा, मेरे देश के प्रण सच्चे हों, आशाएं सब सच्ची हों, कार्य सत्य हो मेरे देश के, वाणी कभी न कच्ची हो, प्रण पालन आदर्श जगत में, बने सदा ही न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, मधुमय देश हमारा, पुत्र पुत्रियां मेरे देश के, मिल सब कार्य संभालें, जीवन और हृदय दोनों के, मिलकर सब प्रण पालें, जग से भेद भाव मिट जाए, बहे एकता धारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, वंदे भारत मातरम। धन्यवाद। शब्दों को अब अध्यक्ष टिप्पणी देंगे हमारी आज की अध्यक्ष सुधा पांडे जी। पहली कहानी थी बच्चों की, कोहड़ा और बकरी। कहते हैं कि जो अपना स्वभाव होता है वो आदमी नहीं छोड़ता मरते दम तक। हम लोग बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई इनका नेचर ही ऐसा है। इस कहानी से मुझे जितना समझ में आया कि कोहड़ा अपने स्वभाव से बढ़ता जा रहा था और बकरी अपने स्वभाव से उसको तंग करती रहती थी, क्योंकि उसका चारा वही था, जीने का आधार वही है। वो घास फूस लत्तड़ यही खा के जीता है, तो वो अपने स्वभाव से बढ़ रहा था। कोहड़ा अपने स्वभाव से लत्तड़ के ऊपर चढ़ रहा था। जब ऊपर चढ़ जाने के बाद भी बकरी ने उसको छोड़ा नहीं, फिर भी लत्तड़ खींच के उसको और अपने पास लाकर अपने स्वभाव के अनुसार उसे नोचा, खाया। ये कहानी का सार मुझे समझ में आया। और अगली कविता है, आपने जैसा कहा रविंद्रनाथ टैगोर की, देशेर माटिर देशेर जल। हमारा देश हर चीज से समुन्नत है। हर चीज की यहाँ पे हर चीज की सुविधा है, और हमको लगता है कि हमारे देश की तरह कहीं भी इतनी सुविधा नहीं है। अगर इस मिट्टी को हम चाहें तो इसमें सोना भी उगा सकते हैं, और सोने की चिड़िया कहीं भी गई है। इसलिए हमारे देश में हर चीज की सुविधा है, हमें उसे किस तरह रखना है। इस कविता के सार से यही समझ में आया कि फल है, वायु है, हर चीज में मधुरता है, सदन है, रहने की जगह, मैदान है, और वाणी से भी आदमी सही हो, और साधन सारा हमारे देश में है, जिससे हम
आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य को पा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने अच्छा टिप्पणी दिया सुधा पांडे जी, कहानी दी। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी का बहुत हार्दिक आभार कि मेरी मनोभावना को उन्होंने उसी रूप में स्वीकार किया। जी आज बिल्कुल वैसे रचनाकार आए हैं जिनको हम बाल कथाकार या बाल कवि के रूप में बहुत कम देखते हैं, फिर भी उन्होंने प्रयास किया है, तो यह अभिनंदनीय प्रयास है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद जुड़े थी हाँ सुषमा सिन्हा जी, जो पिछली बार 1.5 घंटा बैठी रही, जैसे मुझे बाद में पता चला, और उनको हम याद नहीं कर पाए, भूल गए कैसे, पता नहीं कैसे छूट गई थी, बाद में पता चला, मुझे बहुत अफसोस लगा। लेकिन इस बार वो बहुत पहले जुड़ी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुषमा सिन्हा जी तो वैसे लघु कथाएँ लगातार लिख रही हैं और उनकी लघु कथाएँ बहुत प्रकाशित हुई है। हाँ, मैं संभवतः बाल रचना में पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सुषमा जी अपनी 2 बाल रचनाओं का पाठ करें। अपना माइक खोल लीजिए। सभी को नमस्कार। मेरी बाल रचना का शीर्षक है जाड़ा आया। ठंडी हवा ने बिगुल बजाया, वर्षा बीती जाड़ा आया। गर्मी का उतरा पारा, मौसम हो गया सुहाना। लस्सी पीना अब न गंवारा, अच्छा लगता चाय का प्याला। जाड़ा आया, जाड़ा आया। गरम पकौड़े ने जी ललचाया, मटर गोभी खूब भरमाया। लिट्टी चोखा का आया जमाना, फ्रिज दिखता है हारा हारा। हीटर का हुआ पौबारा, चाहता है अब कौन नहाना। जाड़ा आया, जाड़ा आया। बिस्तर छोड़कर स्कूल जाना, सोने का ढूंढते हम बहाना। तो दादी से कहते किस्से सुनाना, स्वेटर अपना रंग जमाया। रजाई कंबल ने हमें लुभाया, धूप अपनी दिखाती माया। जाड़ा आया, जाड़ा आया। सब चाहते हैं इसको पाना, पतंगे गाती डिस्को गाना। आकाश में बुनती ताना बाना, पर जब पड़ने लगता पाला और बजाती ठंड नगाड़ा। फिर तो जी चाहता हमारा, जाड़ा न आए दोबारा। जाड़ा आया, जाड़ा आया। धन्यवाद। एक और बार कविता पढ़ सकती हैं। जी राजप्रिया जी, आपकी चेहरा कट रही है, आप जरा बीच में आ जाइए। दूसरी रचना का शीर्षक है आ गया है विंटर। चूहिया बोली सुनो जी मिस्टर, विंटर कर गया है इंटर। घर में है थोड़े से बिस्तर, उस पर आने वाली सिस्टर। गुड्डू को चाहिए मफलर स्वेटर, गुड्डी को चढ़ा है 100 फीवर। जल्दी बुलाओ कोई डॉक्टर, ठंड से कांप रहा है पीटर। तभी आ गया बिल्ली का लेटर, सबको लग गया थर्मामीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी दूसरी रचना मुझे बहुत पसंद आई। आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों का सामंजस्य करते हुए बहुत ही बिल्कुल बहुत बच्चों की प्रभावकारी। बाकी तो अध्यक्ष महोदय बोलेंगी, सुधा पांडे जी। मुझे लगता है आप जाड़े से बहुत प्रभावित हैं। क्योंकि एक जाड़ा आया, दूसरा वही विंटर में बदल गया, तो जाड़े की सारी सुविधाएं आपकी कविता में आ गई। क्योंकि जाड़े में खाने का भी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, और चाय पकोड़े से तो उसका आनंद ही अलग है। और पहनने के लिए आपने हर चीज को अपने जाड़े में शामिल किया है। उसे पहनावा भी लिया है, रजाई और कंबल को भी लाया साथ में, और बच्चों के लिए खाने का भी सामान लाया है। बहुत अच्छी कविता है आपकी। और दूसरा है आ गया विंटर। विंटर में सिस्टर, बिस्तर, इंटर, फीवर और थर्मामीटर, इस चीज में आपकी तुकबंदी दिखती है कि बहुत अच्छे से आपने कविता का मिलान किया है। दोनों ही कविताएं बहुत अच्छी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर दूसरी कविता हमें ज़्यादा बेहतर लगी। सुषमा जी लघु कथा बहुत अच्छी लिखती हैं, लेकिन बाल कविता भी वो बढ़िया लिख रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह लिखते रहें। हम बीच बीच में बाल साहित्य सप्ताह और सम्मेलन करते रहेंगे। और आज तो अध्यक्षीय टिप्पणी बहुत बढ़िया दे रही हैं हमारी सुधा पांडे जी, जैसे कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। सप्ताह भर उन्होंने बहुत अच्छा कार्यभार भी संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद हम सुधा पांडे जी को देते हुए। और देखते कि पता नहीं अनुज प्रभा जी कोई बाल रचना लिखे हैं कि बस वैसे ही आज सुनने के लिए आए हैं। मैं उन पर छोड़ता हूँ, यदि कोई छोटी मोटी बाल रचना हो तो आप पढ़ सकते हैं या कोई विचार दे सकते हैं। अनुज प्रभा जी। मैं पूर्णतः जो व्यस्क रचनाओं का आदी हूँ। बाल रचना में एक समय था, मैंने 20, 25, 40 साल पहले एक आध रचना की थी, लेकिन उसका कोई कॉपी मेरे पास नहीं है और अच्छी पत्रिका में भी छपी थी। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया, और न मैंने कोई कविता की रचना की और न मैंने बाल कहानी लिखी। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सुनने के लिए आज उपस्थित हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो लिखता हूँ, मैं आके क्या करूँगा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। आखिर एक आम पाठक जब जुड़ता है हम लोग के कार्यक्रम से, वो भी नहीं लिखता, तो फिर आम पाठक कैसे जुड़ेगा? तो आप तो एक विशिष्ट पाठक हुए। अवसर पर उस पर मैंने पढ़ा। जी। हाँ, सुधा पांडे जी को भी पढ़ा, जो है सुषमा जी को भी पढ़ मैं जरूर लेता हूँ। पाठक में अच्छा नहीं तो हूँ। आप पाठक हैं ना, तो आप लेखक भी, आप धीरे धीरे लिख भी लीजिएगा। आप प्रयास कीजिए तो आप बाल कविता भी लिख लीजिएगा। अब मैं तो कहूँगा कि आप लिखने का प्रयास कीजिए, हर्जा क्या है? कोई आप फाइन थोड़े लग रहा है। आप तो लघु कथा में भी घुसा दिए, और आलेख नहीं लिखता था, इतना बड़ा आलेख लेखक बना दिया आपने। मंच का महत्व तभी होता है जब श्रोतागण रहते हैं। जी जी। लेकिन बाल रचना पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और जो है कभी मौका लगा तो कोशिश करूंगा। नहीं, कोशिश नहीं है। आप कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। अभी हम बाल कहानी सुने ना, आप कोशिश कीजिए, देखिएगा आप एक दिन बाल कविता बढ़िया लिखिएगा। जैसे सुधा पांडे जी कैसे लिखने लगी हैं, तो आप भी लिखने लगिएगा, और निश्चित तौर पर लिखिएगा। आगे से हम चाहेंगे कि आप अगली बार के लिए बाल कविता लिख आइए, जो इस बार नहीं पढ़ रहे हैं। अब ऋचा वर्मा जी से भी यही पूछना चाहेंगे कि ऋचा वर्मा जी का क्या विचार है। उन्होंने तो लोक कथा के एक बहुत सशक्त रचनाकार है, आज जुड़ी हैं, यही उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बहुत दिन बाद हमारे मंच पर आई हैं, तो थोड़ा चेहरा बीच में कीजिए, थोड़ा आपका चेहरा तो देख ले ऋचा वर्मा जी। हाँ, वाह, क्या बात है, चेहरा छिपाई हुई थी, बोली कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि यदि आप, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और नहीं लिखिएगा तो हम तो लिखवाएंगे ना। जैसे आप कहें कि हम लोग कथा लिखवाना शुरू किए, कहानी लिखवाना शुरू किए, कविता लिखवाना शुरू किए, तो हमारा उद्देश्य यही होता है। तो यदि आपके पास रचना है तो आप निश्चित तौर पर, आपका स्वागत है, चाहे जैसे भी हो। क्या बोलना चाहिए? लिखती हूँ, लेकिन एक लघु कथा है, आप पढ़ के बताइए कि ये थोड़ी बहुत बाल कथा वाली। हाँ, एकदम सुनाइए। सुधा जी आज बोलेंगी आपकी। अच्छा, बोलिए। हाँ, सुधा जी तो नहीं। सुनाइए। बोया पेड़ बबूल का। समाचारों ने पहाड़ी स्थलों पर अनुमान से ज्यादा पर्यटकों के कारण हुई अव्यवस्थाओं की तफसील से जानकारी देकर उनके गर्मी की छुट्टियों में किसी पहाड़ी स्थल पर जाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिर ख्याल आया कि छोड़ो, पहाड़ पर न जाए न सही, एक लॉन्ग ड्राइव पर तो जा ही सकते हैं। शाम का वक्त था, आज कुछ ठंडी हवा भी चल रही थी, सो निकल पड़े अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ अपनी बड़ी और खुले छत वाली गाड़ी पर सवार हो। चौड़ी सड़कों पर होते हुए गाड़ी शहर से थोड़ी बाहर तक पहुंच गई थी, तभी छोटे बेटे को एक आकृति देखी और वह चिल्ला पड़ा, पापा देखिए कितना बड़ा पहाड़। पहाड़? वह चौंके। अगर पहाड़ है तो इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए थी। उन्हें अपने सामान्य ज्ञान पर क्षोभ सा हुआ। खैर, उन्होंने उस दिशा में गाड़ी मोड़ी और पहुंच गए उस पहाड़ तक। लेकिन यह क्या, अमूमन पहाड़ तो हरे दिखते हैं, पर इस पहाड़ पर हरियाली तो लेश मात्र भी नहीं दिख रही थी। उल्टे बदबू के तीव्र झोंके ने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
यह पहाड़ ही तो था, लेकिन प्रकृति निर्मित नहीं, इंसान निर्मित कूड़े का पहाड़। वो उल्टे पांव गाड़ी तक लौट आए। क्या हुआ पापा? और इस पहाड़ से इतनी बदबू क्यों आ रही है? छोटा बेटा इस बात से अवगत नहीं था कि शहर के सारे कूड़े इसी स्थान पर डंप किए जाते हैं। पिता ने उसे इस तथ्य से अवगत कराया। अब आगे का क्या प्रोग्राम है पापा? बड़े बेटे का मूड खराब सा हो चला था। कल हम लोग गांव जाएंगे, वहीं घूमेंगे फिरेंगे और कुछ पेड़ भी लगाएंगे। पिता के दिमाग में यह विचार कौन था और उन्होंने उसे अपने बच्चों और पत्नी के साथ साझा किया। हम लोगों को यहाँ भी पेड़ लगाना चाहिए पापा। छोटे बेटे ने अपने हिसाब से उचित सुझाव दिया। लगाना तो चाहिए बेटे, लेकिन यहाँ इतना पॉलीथीन और ई कचरा फैला पड़ा है कि फिलहाल यहाँ की मिट्टी में कोई पेड़ पौधा नहीं फल फूल पाएगा। इसके लिए यहाँ की मिट्टी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पिता कुछ सोचते हुए बोले। अब तो एक मुझे लगा कि बाल कथा तो नहीं, लेकिन बच्चों के संदेश लायक, इसलिए मैंने निश्चित तौर पर इसको आपका प्रयास बढ़िया है। मुझे जो लग रहा है कि आप बाल कहानी लिख सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है और सहजता की ज़रूरत है। आप इसको हम बच्चों के लिए रचना बोल सकते हैं। बाल कहानी बनते बनते थोड़ी सी रह गई, लेकिन आपका प्रयास हम निश्चित तौर पर अच्छा कहेंगे और आप आगे जरूर लिखिए, प्रयास कीजिए। हम अनुज प्रभात को बोले, आपको भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, जो भी रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं। यदि आप लिखते तो ठीक, नहीं लिखते तो लिखने का प्रयास कीजिए, क्यों नहीं लिखिएगा? जब आप और रचनाएं लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिए जो लिखेगा। अब सुधा पांडे जी आपकी रचना पर अध्यक्ष टिप्पणी देंगी। बोया पेड़ बबूल का। इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि ये विपरीत है। कुछ जो होना चाहिए वो नहीं होगी, कुछ इसका विपरीत है, और वो है कचड़े का पहाड़। उस बच्चे ने इसे पहाड़ के तरफ देखा, क्योंकि पहाड़ ऊंचा होता है, इसलिए वो संकेत किया अपने फादर को कि यहाँ पे एक पहाड़ है, क्यों नहीं इस पहाड़ पे चले। लेकिन उसे पहाड़ का आकार और प्रकृति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए जब पास में अपने पिता के साथ गया तो उसे वो पहाड़ नहीं दिखकर कचड़े का ढेर देखा। बच्चों को संदेश जाता है कि पहाड़ किसी चीज का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ हरियाली रहती है वहाँ पेड़ पौधे लगाने से उसका महत्व बढ़ जाता है, और जहाँ कचरा है वो मिट्टी खराब हो जाती है। जब हम कचरे भर भर के उसमें एक पहाड़ बनाते हैं, वो बदबू करेगा ही, क्योंकि सारे गंदगी वहां पे जमा है। तो वो सिर्फ दुर्गंध फैलाएगा, वातावरण को दूषित करेगा, वहां पे सांस भी लेना खतरे से खाली नहीं है। बहुत अच्छी लघु कथा लिखने के प्रयास किए आपने, और आगे भी मैं चाहूंगी कि और इससे अच्छा आप लिखेंगे, ओके? और आपके पास वर्ड बहुत है, शब्दकोश आपका बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इतनी अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी जो रचना के मर्म को तो बतलाते ही है, एक दिशा निर्देश भी देती है। अध्यक्ष का ये काम भी होता है। और अब हमारे रचना ध्यान से सुना उन्होंने, इतना ध्यान, इतने ध्यान से सुना। और बीच में आइए ना, आप क्यों नीचे कैमरा कर दे रही हैं ऋचा जी? अरे मेरा बैटरी चार्जिंग में लगा हुआ है। ओ अच्छा, तो अब नहीं लगा है, अभी तो लगा है। चलिए, अब कार्यक्रम सब आज आपकी मंशा पूरी हो जाएगी कि रचना की कार्यक्रम बहुत लंबी नहीं जाए। अब समापन की होनी है। मुझे लगता है कि आप भीड़ कम करवा दीजिएगा ना, तो वैसे ही रचना कम हो जाएगी, समय कम हो जाएगा। आज देखिए, सब दो दो रचनाएं पढ़े, कितना अच्छा लगा। तो अब हम अंतिम रचनाकार के रूप में हमारे मंच पर राजप्रिया रानी जी उपस्थित है। मैं नहीं कह सकता कि वो बाल रचना लिखती हैं कि नहीं लिखती, मैंने कभी देखा नहीं। यदि होगी तो खंगाल के यहाँ पढ़ेंगी, नहीं होंगी तो उसके बारे में कुछ बोलेंगी, लेकिन बोलेंगी तो ज़रूर। और राजप्रिया रानी जो लघुकथा की अच्छी रचना कर रही हैं, कविता भी बढ़िया लिख रही हैं। उनकी कविता की एक पुस्तक भी प्रेस में है, बहुत जल्द प्रकाशित होकर आएगी, और जब लोकार्पण होगा तो हम लोग वहाँ रहेंगे ही। तो फिलहाल मैं राजप्रिया रानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि यदि आपके पास कोई रचना हो, बाल रचना या बाल रचना जैसी ऋचा वर्मा सुनाइए, आप पढ़ सकती हैं। आप आमंत्रित हैं राजप्रिया रानी जी।
माइक को खोलिए, माइक माइक खोलिए। राजप्रिया जी, माइक बंद है आपका। जी हाँ, और कैमरा हिलाइए नहीं, बस ऐसी स्थिर से पढ़िए। सबको मैं सादर नमन करती हूँ। और मेरी लिखी हुई पहले की एक कविता है, माँ का कान्हा, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। माँ तो कहती मुझको कान्हा, माँ तो कहती मुझको कान्हा, मैं हूँ नटखट तूने कृष्ण माना। मुरली धुन नहीं भाता मुझको, दूध मलाई से नफरत मुझको। गोपियां तनिक न मुझे मोहती, वो देख मुझे क्यों मोह मोड़ती। गोपियां तनिक न मुझे मोहती, वो देख मुझे क्यों मोह मोड़ती। सहपाठी से जब बातें करता, सहपाठी से जब बातें करता, लाख मुझ में कमियां निकालता। कृष्ण नंद लाला तो लगते नहीं, कान्हा पड़ा क्यों बोल सही। गौ माता से है दूर का नाता, न कोई मुरली न गाता बजाता। पुस्तक की बातें अच्छी लगती, माँ तेरी थपकी चेतना जगाती। पुस्तक की बातें अच्छी लगती, माँ तेरी थपकी चेतना जगाती। शरारतों से कोसों दूर रहता, अजनबियों से नहीं बातें करता। तू दुनिया की सबसे प्यारी मैया, तू ही यशोदा, तू ही मेरी खेवैया। ना मैं श्रवण न हूँ प्रबुद्ध ज्ञानी, तू मेरे उलझे जीवन पहचानी। तू मेरे उलझे जीवन पहचानी। परम इष्ट तो मैंने तुझे ही माना, गुरु व शक्ति बस तुझे ही जाना। परम इष्ट तो मैंने तुझे ही माना, गुरु व शक्ति बस तुझे ही जाना। क्या रखा है लोगों के ताने में, हूँ मैं सक्षम दुनिया पहचानने में, हूँ मैं सक्षम दुनिया पहचानने में। माँ तू कहती मुझको कान्हा, मैं हूँ नटखट तूने कृष्ण माना, तूने कृष्ण माना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो सोचते थे आपको सुनाइएगा ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छी रचना आपने सुनाया। वो बाल रचना से संदर्भित ही है। आपका प्रयास अच्छा है, आप इसी तरह लिखते रहें। और है क्या आपके पास कि बस? नहीं समय और नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप 2 के बराबर एक का वजन दे दिए हैं। अच्छी रचना है। अब आपके अध्यक्ष टिप्पणी देंगे सुधा पांडे जी। आपने माँ और बच्चों के लिए कहा, हर बच्चा अपने माँ के लिए कान्हा ही होता है। वो दूध मलाई आज के बच्चे नहीं खाते हैं, वैसा कान्हा नहीं होता जो घर घर घूमता और माखन लेकर खाता है। लेकिन जो कान्हा अपने माँ के लिए होता है, वो उस कान्हा से ज्यादा प्यारा होता है। और अपने नटखट बच्चा है तो नटखट होगा ही, बच्चा हमारी तरह नहीं हो सकता है, और नटखट नहीं होगा तो बच्चा ही नहीं कहलाएगा। गोपी नहीं आती है भाई, उतने बड़े हो गए तो गोपी आ जाएगी, अभी बच्चे हो। गोपियां जब आती हैं साथ में जो खेलती हैं वही गोपियां, उन्हीं को गोपियां कहना चाहिए। लेकिन वो आपकी कविता में गोपियां नहीं आ रही, माने उस बच्चे को तकलीफ हो रही है। और साथ ही उसके दोस्त लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम कृष्ण के जैसे नहीं हो, तुम्हारा नाम कान्हा क्यों पड़ा। तो ये तो माँ अपने बच्चों को कुछ भी कहकर बुला सकती है, और हर बच्चा अपनी माँ के लिए कान्हा ही होता है। वो बांसुरी बजाए या नहीं, गाय के साथ खेले या नहीं, लेकिन वो कान्हा कान्हा ही रहेगा। उसकी मित्रता अपने पढ़ाई लिखाई कलम और कॉपी से होती है, और दिमाग तेज होता है और हर बात को उलझाकर नहीं बोलता, उसकी स्पष्टता चाहता है। इस प्रकार आपकी कविता बहुत अच्छी है, प्रयास करते रहिए और आगे भी बहुत अच्छा लिखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। क्या बात है, बहुत खूब। राजप्रिया रानी जी तो आज पास कर गई बाल कविता में। बाल कविता पास करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप पास कर गए हैं, बाल रचना लिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप और लिखिए। जब 2 की बात हो तो आप 4 के लिए तैयार रहिए। इतनी आप लिखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अनुज प्रभात को तो बोले ही हैं कि आप भी बाल रचना लिखना शुरू कीजिए। बाल कविताएं यदि गंभीरता से देखें, आप कई कविताएं पढ़िए तो आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब आप कविता लिखते हैं तो मैं एक छोटी सी बाल कविता के बाद समापन की ओर जाऊंगा। अनुज प्रभा जी धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।
अध्यक्ष टिप्पणी तो हो ही गई है। एक छोटी सी रचना क्या है, मैंने बाल रचना हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने कल लिखा था कि चंदा मामा ओ चंदा मामा पहन के आओ पैजामा, चंदा मामा ओ चंदा मामा पहन के आओ पैजामा, नंग धड़ंग घूमे फिरते हो ठंड से क्यों नहीं डरते हो, नंग धड़ंग घूमा फिरते हो ठंड से क्यों नहीं डरते हो, नानी कहती वहाँ घर द्वार है क्या मेरा आना स्वीकार है, जल्दी जल्दी जवाब देना जी गुमसुम ऐसे मत रहना जी, तुमको हम बच्चों से प्यार है हम सब मिलने को तैयार है, टिम टिम करते तारे बोले हम भी चंदा मामा के यार है, हम भी चंदा मामा के यार है। तो इस तरह बाल कविताओं को लिखने का सिलसिला मैं भी जारी रखा हूँ, अब आप सब जारी रखें। इसके साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अनुज प्रभा जी जो आज प्रभारी की भूमिका निभाए हैं उनका मंत्रता। हम लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं इसका संयोजन हमारे सिद्धेश्वर जी करते हैं और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रति सप्ताह कुछ न कुछ हम लोग के द्वारा किया जाता है। और आज अध्यक्ष हमारे सुधा पांडे जी जो उपस्थित हुई हैं, इसके लिए उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने अध्यक्ष का पद स्वीकार करते हुए इतनी अच्छी टिप्पणी की जो कह नहीं सकता। इनके लिए इसके लिए शब्द नहीं है। दरअसल अध्यक्ष के पद पर होना और टिप्पणी करना ये बहुत बड़ी बात है और सभी रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना ये सामान्य बात नहीं है। इसके लिए हम सुधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त भी करते हैं तो उन्होंने अध्यक्ष का पद स्वीकारा और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा सबों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तस्वीर भेज दीजिएगा हमारे ग्रुप में, और जब भी इच्छा हो आप लोग को मिलने की बात करने की कोई बाध्यता नहीं है, गोष्ठी नहीं है। सुबह में आप 8:30 से 9 के बीच एक बार झांक सकते हैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए, जैसे भी हमारे अनुज जी तो रोज ही आते हैं। ये आप लोग पर निर्भर करता है, या कुछ पूछना हो कोई बात करना हो। बाकी हम लोग अब साप्ताहिक मिला करेंगे। अब अगले सप्ताह हम पुनः मिलते हैं आपके लिए। और हमारा जो कार्यक्रम यूट्यूब पर चल रहा है ये आप सब समय मिले तब देखिए, लाइव अगर नहीं देख सकते हैं तो कल मैं इसे लाइव करता हूँ 9 बजे से 10 बजे तक सोमवार को, जिसमें कई साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें डॉक्टर अनुज प्रभा की पुस्तक की समीक्षा और डॉक्टर अनुज प्रभा से ली गई एक भेंट वार्ता। जैसा कि हमने कहा था कि ऋचा वर्मा ने भी कहा था कि अच्छा प्रयास रहेगा चाहे जितने लोग भी देखें, लेकिन मुझे तो लगा कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं हर सप्ताह एक रचनाकार की एक पत्रिका या पुस्तक की समीक्षा दूंगा और उसके रचनाकार से मिलवाऊंगा। तो कल अगर आपको समय हो तो डॉक्टर अनुज प्रभा जी कल शामिल रहेंगे। ऐसे साथ और भी कविता कहानी आप देख सकेंगे। तो कल तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और अगले सप्ताह मिलेंगे फिर एक नए कार्यक्रम के साथ। सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। सबों को नमस्कार, शुभ रात्रि।